हेलो हाय दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले पाश्चात्य काव्य शास्त्र, सबसे ज़्यादा बोरिंग पेपर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विडंबना। विडंबना क्या होती है फ्रेंड्स? विडंबना एक ऐसी सिचुएशन कि जहाँ पे हम कुछ भी करने से पहले एकदम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाना कि हमें कुछ भी जो है एकदम सही गलत में अंतर करना में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली हम अभी के टाइम पे विडंबना का मतलब तो यही समझते हैं ना कि विडंबना आखिर होती क्या है। विडंबना वो सिचुएशन होती है जहाँ पे व्यक्ति विडंबना में फंस जाता है। व्यक्ति नहीं, हमारे नाटक के पात्र जो होते हैं वो विडंबना में फंस जाते हैं। ठीक है, तो विडंबना को कहा जाता है आयरनिंग। ठीक है, आयरनी कहा जाता है क्योंकि ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र से आया हुआ शब्द है। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जाहिर सी बात है इसका एक इंग्लिश वर्ड भी होगा, तो इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो है आयरनी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं विडंबना। फिर पढ़ने के बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, विडंबना के लिए अंग्रेजी में आयरनी शब्द का प्रयोग होता है। आयरनी शब्द ग्रीक शब्द इरोनिया से बना है। यूनानी कामदी का एक पात्र, कामदी जो कि एक नाटक है, ठीक है, उसका एक पात्र है। यूनान का एक नाटक, उसके पात्र का नाम है कामदी। उस पात्र इरोन ने अपने आचरण और भाषण की पद्धति के लिए विख्यात था। ठीक है, जो कामदी नाम का पात्र था उसका जो पात्र था वो अपने आचरण और भाषण की पद्धति के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात था। यूनान का एक क्या है नाटक है जिसका नाम है कामदी, और उस नाटक का एक पात्र है इरोन। वो अपने आचरण और भाषण कि उसका जो स्वभाव था और जो भाषण यानी कि बोलने का जो तरीका था, लोगों से जिस तरह से बात करता था, वो जो अपनी उस रीति के लिए, अपनी उस पद्धति के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात था, बहुत ज़्यादा फेमस था। उसके आचरण और संभाषण की रीति को इरोनी कहा जाता है। ठीक है, कि उसने जो बात करने का जो तरीका है, ठीक है, उसे इरोनी रीति यानी कि जो एक परंपरा तरह से चली आ रही है उसे इरोनी कहा जाता है। इस तरह आयरनी शब्द का लाक्षणिक प्रयोग साहित्य में गृहीत हुआ। ठीक है, लाक्षणिक यानी कि जिसके अंतर्गत लक्षण होते हैं। हमने भारतीय काव्यशास्त्र में लक्षणा, व्यंजना, ठीक है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा पढ़ा है, जाहिर सी बात है। तो लक्षणा जो है जिसमें कहीं ना कहीं एक लक्षण अर्थ छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पे वही है कि जो आयरनी शब्द है ये क्या है, एक लाक्षणिक प्रयोग साहित्य में इसको माना जाता है। प्रयोग के आधार पर विडंबना के कई रूप मिलते हैं। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा कि आखिर ये आयरन इरोनी, ठीक है, इरोनी आखिर ये है क्या, और ये आखिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आखिर ये आया कहाँ से। हमने वो भी पढ़ा कि एक यूनान का एक नाटक है जिसका नाम है कामदी, उसका एक पात्र है इरोन। उसके बिहेवियर, उसका जो संभाषण है, आचरण है, उसके आधार पर ये विडंबना टाइप का ये जो वर्ड है जिसको अंग्रेजी में इरोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये शब्द प्रचलन में आया। अब इसके आगे बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इसको और क्या क्या रूप से समझा जाता है। प्रयोग के आधार पर विडंबना के कई रूप मिलते हैं। सुकरात अपने विरोधी के तर्क को सहज रूप से सुनते थे, तदुपरांत यानी कि उसके बाद अपने अकाट्य यानी कि जिसको कोई काट नहीं सकता, ठीक है, तर्कों से उसे पराजित कर देते थे। उनकी प्रश्नोत्तर प्रणाली जो थी वो पतोन्मुखी व्यक्ति की पराजय की अनुभूति में ही विडंबना निहित मानी गई है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सुकरात थे, सुकरात जो है सबसे पहले के टाइम पे यानी कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में, ठीक है, बहुत सबसे पहले जो विद्वान माने जाते हैं वो सुकरात माने जाते हैं। सुकरात के जो शिष्य है वो प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु है। ठीक है, तो सुकरात के टाइम की यहाँ पे कहानी हो रही है कि सुकरात जो थे वो अपने विरोधी के जो तर्क थे उसे पहले सुनते थे कि आखिर वो बात क्या रहा है। ठीक है, वो आखिर किस बात को लेकर अपने तर्क प्रस्तुत करे। तर्क होता है कि जिसको काटा जाता है, उसकी बात को उसे गलत साबित करना है। ठीक है, वहाँ पे तर्क वितर्क होता है, तो उस तर्क को सहज रूप से सुनते थे। उसके बाद अपने तर्क उसके सामने रखते थे। ऐसे तर्क रखते थे कि जो काटने के लायक नहीं, यानी कि ऐसी बात जो सभी के द्वारा मान्य होती थी। ठीक है, अकाट्य तर्कों को उसके सामने रखते थे जिससे कोई भी पराजित हो जाता था। उनकी जो प्रश्नोत्तर प्रणाली थी, किसकी? सुकरात की। जो प्रश्न और उत्तर करने की जो प्रणाली थी वो प्रणाली से पतोन्मुखी व्यक्ति की, यानी कि जिसका पतन निश्चित है,
वो पतन की ओर उन्मुख हो रहा है, ठीक है, पतनोन्मुखी। यहाँ पे 2 वर्ड्स मिला के एक वर्ड बनाया गया है जिसका नाम है पतोन्मुखी, ठीक है। पतन की ओर जो व्यक्ति उन्मुख है उस व्यक्ति की पराजय की अनुभूति कि वो व्यक्ति जो है अपने आप में ही ऐसी अनुभूति यानी कि ऐसा फील करने लग जाता है कि मैं जो हूँ हारने वाला हूँ। उस अनुभूति में ही विडम्बना निहित है कि वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि अब मैं हार गया। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो व्यक्ति फंस जाता है तो उस सिचुएशन को यहाँ पे विडम्बना माना गया है, ठीक है। त्रासदीकार सोफोक्लिस का नायक, ठीक है। सोफोक्लिस जाहिर सी बात है ये कोई नाटक का नाम है, ठीक है, जो है त्रासदीकार। हमने अरस्तु का त्रासदी वाला पढ़ा है क्या? शायद से आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, मेरे को याद भी नहीं कि मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो त्रासदीकार, त्रासदी होती है जहाँ पे त्रासदी आ जाती है। त्रासदी मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ट्रेजेडी, यस, त्रासदी का मेरे को वर्ड याद आ गया, ट्रेजेडी। जब नाटक नायक जो है लेखक जो है अपने नाटक की रचना करता है तो उसमें वो एक ऐसी ट्रेजेडी डालता है जिससे लोगों के मन में उत्सुकता, सीरियल को लेके यानी कि नाटक को लेके जो मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं ना कि यार ऐसा होता है। जब तक नायक की लाइफ में, जो हमारी स्टोरी का जो नायक है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, त्रासदी नहीं आएगी, कोई ट्रेजेडी आएगी नहीं, तब तक हम जो दर्शक पात्र होते हैं ना उनका मनोरंजन नहीं होता। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि त्रासदीकार यानी कि एक त्रासदी लिखने वाला जो एक लेखक है उसका क्या, सोफोक्लिस का नायक। सोफोक्लिस नाटक का नाम है, ठीक है। सोफोक्लिस या फिर स्टोरी राइटर का भी नाम हो सकता है। फिलहाल तो मेरे को पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में इतना कुछ पता है नहीं, फिर भी जितना पता है उसके अनुसार बता रही, ठीक है। तो सोफोक्लिस का एक नायक है इडिपस, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अहंकारी है और अपने अहंकार और पापाचार के कारण देव योग से आत्महत्या करे विवश हुआ, कि देवताओं के द्वारा योग हुआ और वो आत्महत्या के लिए विवश हो गई, यानी कि वो इस सिचुएशन में फंस गया कि अब मेरे को आत्महत्या करनी पड़ जाएगी, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में फंस गया। रावण और दुर्योधन के दुखद पतन में भी उनका दंभ और अहंकारपूर्ण आचरण की उत्तरदायी है। उक्त सब की स्थिति विडम्बनापूर्ण ही है। तो जितनी भी सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है सारी की सारी विडम्बना से भरी हुई है कि व्यक्ति जो है वहाँ पे फंस जाता है कि आखिर वो किस चीज़ को लेके क्या निर्णय ले, वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो वही सिचुएशन को यहाँ पे विडम्बना कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं। विडम्बना का एक रूप शाब्दिक विडम्बना भी होता है, ये शब्दों की विडम्बना, ठीक है। एक विडम्बना होती है मानसिक विडम्बना कि व्यक्ति मन के अंदर बहुत सारी ढेर सारी उलझनों लेके फंस जाता है। एक होती है शाब्दिक विडम्बना कि शब्दों के द्वारा विडम्बना उत्पन्न करना कि कौन सा शब्द कैसे, लोगों के पास तर्क नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा मज़ेदार है, ठीक है। शाब्दिक विडम्बना भी होती है। शाब्दिक विडम्बना में कोई पात्र जाने अनजाने में ऐसा कथन प्रस्तुत करता है जो कालांतर में प्रस्तुत अर्थ से विपरीत अर्थ में अंतर्घटित हो जाए, ठीक है, कि जो आज से पहले वो शब्द था ही नहीं, उसका कुछ अर्थ था ही नहीं, लेकिन उसने पात्र की बात करें, ठीक है, नाटक के अंतर्गत जाने अनजाने में कोई ऐसा कथन प्रस्तुत कर देता है जो कालांतर में यानी कि उस काल तक या फिर बहुत लंबे टाइम से ऐसे शब्द प्रयोग में था ही नहीं, तो उसके अर्थ से विपरीत अर्थ में अर्थ घटित, यानी कि उसका जो मूल अर्थ था उसके उल्टे, ठीक है, उसके एकदम अपोजिट कुछ और घटित हो जाना। विडम्बना एक ऐसी खाई है जो खोदी दूसरों के लिए जाती है किंतु खोदने वाला स्वयं गिरकर विनाश को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। भाग्य की विडम्बना नाटक में ऐसी स्थितियों का रेखांकन होता है जो नायक के लिए भाग्यवश या देव योग से अचानक पतन के लिए उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। जैसे बताएं नाटकीय विडम्बना कथानक की संरचना में गुम्फित होती है, ठीक है। जो कथानक होती है कथानक की संरचना में ही उसमें बनाया जाता है। नाटकीय विडम्बना कथानक के संरचना में गुम्फित होती है। दर्शक नायक के त्रासिक अंत से परिचित रहते हैं। जाहिर सी बात है जो दर्शक है वो नायक के त्रासिक अंत से परिचित है, उन्हें पता है कि ये जो सीरियल चल रहा है, नाटक चल रहा है, इसकी एंडिंग क्या होगी, क्लाइमेक्स इसका क्या होगा, दोनों या तो मर जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, ठीक है। वो उनको क्लाइमेक्स पता है, बस वो बीच का जो उसमें ट्विस्ट छिपा होता है, इंटरेस्ट होता है ना, जो उसमें ट्रेजेडी होती है, हमें वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। जाहिर सी बात है हम सीरियल वॉचर ठहरे यार, ठीक है। किंतु नायक अज्ञानवश
ठीक है, क्योंकि हम जब सीरियल देखते हैं हमें पता है कि उसकी लाइफ में क्या होगा, उसकी शादी होएगी, लेकिन फिर भी जो हमारी कहानी का जो नायक है वो अज्ञानतावश उसकी कहानी जैसे चल रही है वो चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, किंतु नायक जो है अज्ञानतावश अपनी क्रिया व्यापार यानी कि जो भी उसे क्रिया करनी है, और वो क्या है, एक व्यापार के अंतर्गत आ गया, तो क्रिया व्यापार से जो त्रासिक अंत की और वो अग्रसर, कि जो भी उसकी ट्रेजेडी का जो भी अंत होने वाला है, क्योंकि उसकी लाइफ में ट्रेजेडी आई हुई है ना, एक भूकंप सा आ गया है, तो वो धीरे धीरे अपने अंत की ओर जा रहा है। ठीक है, अपने अंत की ओर अग्रसर होता है और अंततः पतित होता है यानी कि उस अंत का जो भी निश्चय, जो भी के लाइफ में लेखक ने, जो भी राइटर ने लिखा है वो तो होना ही होता है। ठीक है, तो पतित होता है। व्यंग्योक्ति, व्यंग प्लस उक्ति, ठीक है, 2 वर्ड्स मिला के हैं। व्यंग्योक्ति जो व्यंग वाली उक्ति है, और कूटोक्ति यानी कि जो कूटनीति से भरी हुई उक्ति है, सभी प्रकार की विडंबनाओं में विद्यमान रहती है। यार पाश्चात्य काव्य शास्त्र, दिस इज टू डिफिकल्ट। इस तरह विडंबना शब्द एक ऐसा पारिभाषिक शब्द है जिसके कई रूप मिलते हैं। ठीक है, विडंबना के बहुत सारे पारिभाषिक रूप मिलते हैं। अब नई समीक्षा से जुड़े समीक्षकों ने विडंबना का कई तरह के अर्थों से विस्तार किया है। उनकी दृष्टि में विडंबना संरचना में विरोधी स्थिति को साथ साथ रखना है। ठीक है, संरचना में यानी कि जो भी संरचना, जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ ही साथ विरोधी स्थिति को भी रखना है, कि एक तरफ सही होता हुआ दिखाई देगा तो वही दूसरी तरफ एक नेगेटिव भी रहेगा कि ऐसा किया है, कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, एक प्लस के साथ एक नेगेटिव पॉइंट वो हमेशा रख के चलेंगे। ठीक है, नई समीक्षा जुड़ी है, यानी कि 1900 के आसपास के टाइम के बाद जुड़ी होगी। ठीक है, इस तरह विडंबना कई प्रकार की साहित्यिक युक्तियों के रूप में प्रयुक्त एक विशिष्ट साहित्यगत प्रत्यय ठहरती है। विस्मय, असमंजस्य, ठीक है, सारे पॉइंट्स है जो कि विडंबना के ही रूप है, तत्व है। विस्मय, असमंजस्य, नाटकीय विडंबना आदि नाटकीय शिल्प के महत्वपूर्ण तत्व है, जिनकी सहायता से नाटक के अंत तथा कुतूहल और रहस्यात्मकता का निर्वाह होता है और दर्शकों का आकर्षण और जिज्ञासा बराबर बनी रहती। जाहिर सी बात है, अगर सीरियल में विडंबना नहीं होगी, ट्रेजेडी नहीं होगी, कुछ एकदम दिलचस्प टाइप का कोई बिंब नहीं होगा, प्रतीक नहीं होगा, तो हमें सीरियल देखने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। उसमें दृश्य नहीं होगा, उसमें गीत नहीं होगा, संगीत नहीं होंगे, धूम तरह नहीं होगा, तो हमें कहाँ से मज़ा आएगा। इसीलिए तो डाले जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। समकालीन हिंदी साहित्य में विडंबना का भरपूर इस्तेमाल होता है। समकालीन यानी कि आज के टाइम की जो हिंदी साहित्य है उसमें विडंबना का भरपूर प्रयोग होता है। आज के जटिल जीवन बोध को अभिव्यक्त करने की एक सशक्त साहित्यिक प्रविधि के रूप में विडंबना का प्रयोग होता है। ठीक है, आज के टाइम पे एक साहित्य की विधि हो गई है कि कुछ भी अगर नाटक लिख रहे हैं, कोई भी कहानी, स्टोरी कुछ भी लिखा जाए तो उसमें विडंबना का प्रयोग होता ही है, चाहे वो व्यंग हो, विनोद हो, कटोक्ति हो, हास्य हो आदि को इसमें समाहित तो किया जा सकता है, पर विडंबना इनसे अधिक व्यापक और गंभीर है। लेकिन यहाँ पे एक तर्क भी है कि जो विडंबना है इन सभी में यूज़ किया जाता है, लेकिन विडंबना जो है रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और बहुत ही ज़्यादा गंभीर एक पॉइंट है। नामवर सिंह के अनुसार, नामवर सिंह जी हमारे आज के टाइम के बहुत ही फेमस वाले क्या है, लेखक है, आलोचक है। आज के नहीं, क्योंकि इनका तो देहांत हो चुका है ना काफ़ी टाइम पहले। तो नामवर सिंह जी के अनुसार हिंदी कविता में यह प्रवृत्ति छायावादी मिजाज के टूटने की स्थिति में उत्पन्न हुई। ठीक है, तो उनके अनुसार कि ये जो विडंबना है ये हिंदी साहित्य में कब आया है, छायावाद के बाद आया, यानी कि उत्तर छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद के आसपास में आया है। ठीक है, जिसका ऐतिहासिक दस्तावेज है निराला का कुकुरमुत्ता। तो यहाँ पे अगर हमें देखने को मिलता है, अगर हम विडंबना की सर्च करते हैं हिंदी साहित्य में कि आखिर किस रचना में हमें सबसे पहले विडंबना का ये जो है ये उसके तत्व, इसके पॉइंट्स किस साहित्य में, किस कविता, किस रचना में देखने को मिलता है, उपन्यास में, तो सबसे पहले निराला के कुकुरमुत्ता। ठीक है, उसी कवि की रचना है जिसने कभी जूही की कली लिखी थी। जूही की कली अब मान्य है, जबकि कुकुरमुत्ता एक कुतूहल मात्र है। कुतूहल यानी कि उत्सुकता, उसके अंदर का दिलचस्पी भरी हुई है। वैसे एक समय था जब जूही की कली भी सरस्वती के मंदिर से लौटा दी गई थी। सरस्वती का मंदिर यानी कि जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उनकी एक पत्र निकलता था जिसका नाम था सरस्वती। ठीक है,
तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, उसी के बारे में कह रहे हैं। क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के टाइम पर निराला ने जूही की कली लिखी थी और उसे सरस्वती में प्रकाशन के लिए उसे भेजा था, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हुआ क्योंकि सरस्वती नामक जो पत्र था उसमें उसे शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जूही की कली को सरस्वती के मंदिर यानी कि सरस्वती नामक जो पत्रिका है उससे वापस लौटा दिया गया था, लेकिन कुकुरमुत्ता को एक दर्जा नीचे की कविता मानने के कारण ये क्या है, दूसरा है। तो इसका ये जो कारण है ये दूसरा माना जाएगा। हास्य व्यंग के प्रति एक विशेष प्रकार का पूर्वग्रह है। अकस्मात एक हल्की बात कहकर गंभीरता को झटके से तोड़ने की प्रवृत्ति छायावाद उत्तर काव्य से लेकर प्रगतिवाद के संधि काल तक की व्यापक प्रवृत्ति थी। अब यहाँ पे एक बहुत ही मेन पॉइंट है, अगर आपने कभी प्रगतिवाद और छायावाद उत्तर में अगर कभी डिफरेंस नहीं किया होगा तो आप डिफरेंस यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक चूँकि छायावाद उत्तर और प्रगतिवाद के टाइम पे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि कोई सी बात कही गई है और गंभीरता से, कि एक हल्की सी बात है, एकदम नॉर्मल सी बात, और उसमें एकदम डीपली घुस गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उस टॉपिक को सीरियस लिया, फिर उसे झटके से तोड़ दिया कि यार छोड़ चलो जाने दो, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सी बात ली, फिर उसको एकदम गंभीर ले लिया, एकदम स्ट्रेस डाल दिया, ट्रेजेडी डाल दी उसमें, ठीक है, एकदम उसे यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला एकदम हैवी टॉपिक बना दिया, एकदम झटके से जाओ ये है क्या, छोड़ो चलो जाओ, बाय बाय, टेक केयर टाटा। तो ऐसे उसको एकदम छोड़ देने की यहाँ पे बात की है कि झटके से तोड़ने की जो प्रवृत्ति है वो छायावाद उत्तर काव्य से लेकर प्रगतिवादी के संधि काल तक के व्यापक प्रवृत्तियों में से एक है। तार सप्तक के अधिकांश कवियों ने इस कौशल का उपयोग किया, ठीक है। तार सप्तक जो इसके संपादक कौन थे, अज्ञे जी थे, ठीक है, तो उन्होंने अधिकांश कवियों के इस कौशल का उपयोग किया है। अज्ञे के धैर्य धन गदहा जो कि उनकी रचना है, ठीक है, प्रभाकर माचवे की मैं और चाय की खाली प्याली, भारत भूषण अग्रवाल की मैं सुनता रहा मधुर नुपुर ध्वनि यद्यपि बजती रही चपल की, और तो उस समय के छायावादी आलोचकों का भी आकृष्ट हुआ था। किंतु इनके साथ ही रामविलास शर्मा की सत्यम शिवम सुंदरम कविता का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की जैसी लोक प्रचलित धुन के सहारे सत्यम शिवम सुंदरम की छायावादी प्रभा मंडल को तोड़ा गया है। निहायत गंभीर और गरिष्ठ समझे जाने वाले मुक्ति बोध भी इस विडंबना से अछूते नहीं रहे। आप तो जानते हैं मुक्ति बोध कितने बड़े फेमस हैं, है ना। तो मुक्ति बोध की भी बहुत सारी रचनाएं हैं। मुक्ति बोध पढ़ने को बहुत आएगा। जब हम पढ़ेंगे आलोचना तो हम उसमें पढ़ेंगे मुक्ति बोध, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह के अनुसार आज की विडंबनापूर्ण स्थिति के सम्मुख नाटकीय काव्य के लिए अपार संभावनाएं और नाटकीय रचना की ही इस स्थिति की चुनौती को अच्छी तरह स्वीकार भी कर सकती है। आकस्मिक नहीं है कि इस दौर के सशक्त रचनाओं में जिस अंधा युग का नाम प्राय लिया जाता है वह काव्य नाटक है। यानी कि यहाँ पे जो अंधा युग की बात की जाती है, एक नाटक है जिसका नाम है अंधा युग, ठीक है। उसमें कौरव पांडवों की लड़ाई की बात होती है इसमें, ठीक है। तो ये जो अंधा युग है यहाँ पे व्यंग है इस पैराग्राफ में, एक बार फिर से पढ़ो, ठीक है, आपको व्यंग समझाते हूँ। नामवर सिंह जी के अनुसार आज की ये जो विडंबनापूर्ण स्थिति है इसके सम्मुख नाटकीय, इसके सम्मुख यानी कि इसके समक्ष विडंबनापूर्ण ये जो स्थिति है इसके सामने अगर नाटकीय काव्य के लिए बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं कि जो नाटकीय काव्य लिखे जाते हैं इस विडंबनापूर्ण स्थिति के माध्यम से, अगर नाटकीय काव्य विडंबनापूर्ण स्थितियों को ऐड किया जाए तो नाटकीय काव्यों के लिए बहुत सारी अपार संभावनाएं उत्पन्न हो जाएगी और नाटकीय रचनाएं ही इस स्थिति की चुनौती को अच्छी तरह स्वीकार भी कर सकती है ना। कि ये जो विडंबनापूर्ण वाली सिचुएशन है ये सीरियल्स में तो अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नाटक की बात की जाए तो नाटकों में अगर विडंबना को ऐड किया गया, ठीक है, तर्क है, नामवर सिंह जी यहाँ पे एक तर्क रख रहे हैं कि अगर ये जो विडंबना है ये आयरनी है, अगर आयरनी को अगर हम नाटकों में अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये क्या है, नाटक के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी संभावनाओं को लेकर उत्पन्न होएगा, है ना। इसके सामने जितनी भी चुनौतियाँ हैं ये सारे के सारे काव्य के अंदर निहित हो जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा रोचक होगा। आकस्मिक यानी कि मुख्यतः देखा जाता है ये आकस्मिक नहीं है, ठीक है, एकदम अचानक से घटित होने वाली घटना नहीं है। इस दौर की जो सशक्त रचनाओं में इस दौर की
जो कि नामवर सिंह जी के टाइम, और ये जो अंधा युग है ये किसने लिखी है? धर्मवीर भारती ने लिखी है। तो यहाँ पे नामवर सिंह जी क्या कह रहे हैं कि जो अंधा युग ये जो नाटक का नाम है, ठीक है, ये ऐसी काव्य नाटक के लिए नहीं लिया जाता है, ठीक है, कि काव्य एक रचना है इसके लिए अंधा युग नहीं। ये आज के टाइम पे जो हमारे जो लेखक है उनके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं, वो सारे अंधे युग के ठहरे बेचारे बसे प्राणी ठहरे, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने तर्क दिया है कि ये प्राय सिर्फ काव्य नाटक नहीं है ये, बल्कि आज की सिचुएशन को, आज की जो सिचुएशन है इसको प्रदर्शित करता है। ये जो अंधा युग नाम का ये जो नाटक है, त्रासदी की छाया से रंजित इस नाटक की संभवतः सबसे प्रभावशाली चरित्र दोपहरी। जो अंधा युग है उसमें ना पता क्या है, एक स्टोरी है, ठीक है, जिसमें कौरव पांडव तो हमें कहीं इसमें नज़र नहीं आते, उसकी कोई कहानी वहानी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ना दोपहरी है, धृतराष्ट्र है, और कौन है, कर्ण का उतना नहीं है, इसमें है अश्वत्थामा, ठीक है, और साथ में है दोपहरी। पूरी कहानी स्टार्ट से लेके की लड़ाई के बाद की, लड़ाई का टाइम की, ठीक है। तो उसमें दोपहरी है, सब कोई मर जाता है, सबका एकदम स्टोरी खत्म हो जाता है, लेकिन दोपहरी जो है वो शुरू से लेकर एंडिंग तक पूरी कहानी को खींचते रहते, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो नाटक है अंधा युग, इसमें चूँकि ये अंधा युग, इसमें ट्रेजिडी है, यानी कि त्रासदी की छाया है, उससे रंजित है, मतलब कि उसमें त्रासदी है, ठीक है। इस नाटक के संभवतः सबसे जो प्रभावशाली चरित्र है कौन है? दोपहरी है, और उनके आत्मविडम्बना, कि उनके मन के अंदर क्या है, आत्मविडम्बना है, से भरे हुए जो संवाद है, ये अंधा युग के मन प्रसंगों में से एक है। जाहिर सी बात है इन्होंने डाले पॉइंट्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अंधा युग है वो एक नाटक है, तो उसके अंदर विडम्बना डाली है। दोपहरी है, उनके संवादों में उनके जो तर्क है उसमें उन्होंने डाली है। अब इन्होंने विडम्बना कैसे डाली है पढ़ते हैं। हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। दोपहरी, ठीक है, राजमहल में जो इधर से उधर चक्कर काटते हैं, हमेशा राजमहल में राजा आता है, सिर झुकाते हैं, भाला लेके खड़ा रहते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि उनकी भाला का यूज़ नहीं होता है, बस भाला लेके खड़े रहते। तो वो यहाँ पे अपने सिचुएशन को लेके जो उनके मन में विडम्बना है कि हमने कुछ किया भी है कि नहीं किया है, हमें कुछ अधिकार है भी कि नहीं है, वो एकदम अजीब सी सिचुएशन में फंसे हुए। कभी पढ़ना अंधा युग, ठीक है। तो हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। जाहिर सी बात है जो पहरी लोग हैं उन्होंने मर्यादा का कभी अतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि नहीं थी, क्योंकि मर्यादा थी ही नहीं, अपनी कोई भी मर्यादा, ठीक है। हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा। अनास्था यानी कि किसके प्रति आस्था रखना और किसी के प्रति अनास्था, यानी कि आस्था तो इंसान व्यक्ति रखता है, लेकिन वो आस्था जब टूट जाती है तब वो अनास्था में परिवर्तित हो जाती है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई आस्था, क्योंकि हमने किसी में कोई आस्था रखी ही नहीं। फिर आगे क्या कहते हैं, इसलिए सूने गलियारे में निरुद्देश्य चलते हम रहे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ठीक है। तो ये जो दोपहरी हैं ये अपनी वहाँ पे सिचुएशन बताते हैं कि वो युद्ध होता है, ठीक है, कौरव पांडवों का युद्ध होता है, ये युद्ध में लड़ने भी नहीं जाते हैं। ये किसके साइड में है, ये कौरव के साइड में है, पांडव के साइड में, इनका कुछ पक्ष है ही नहीं है, एकदम बीच में उलझे हुए कि आखिर हम कर क्या रहे। हम पहरी है, हाथ में भाला लेकर बस इस महल में खड़े रहते हैं, पहरा देते रहते हैं, कोई आता है जाता है, आता है जाता है, हम उसको देखते हैं, सलाम ठोकते हैं, बस दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बस इस महल के जो सूने गलियारे यहाँ पे चक्कर काटते रहते हैं, निरुद्देश्य। यहाँ पे पॉइंट डाला, ठीक है, निरुद्देश्य यानी कि बिना किसी उद्देश्य के। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा विडम्बना और तर्कपूर्ण तथ्य है पहरियों का, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विडम्बना में डाल लेना, नहीं तो नहीं डालना, ठीक है। जब आप अंधा युग पढ़ोगे उसके पॉइंट्स बनाओगे तब ये जरूर डालना। तो क्या कहते हैं कि हमारी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई आस्था, इसलिए सूने गलियारे में निरुद्देश्य चलते हम रहे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। यह काव्यखंड यदि गीत होता, ठीक है, ये काव्यखंड यानी कि जो अंधा युग है, ठीक है, इसका जो एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ पे
कह रहे हैं कि अगर ये काव्य खंड यदि गीत होता तो सर्वथा सपाट लगता। तो जाहिर सी बात है, एकदम सीधा सा लगता है कि एक व्यक्ति के आत्मसंलाप के रूप में यही उद्गार अपनी गंभीरता के बोझ से पूरे कथ्य को बोझिल बनाकर उसकी अर्थवत्ता नष्ट कर देता। ठीक है, अगर गीत के जैसा होता तो एकदम एक आत्मसंलाप की वो अपने ही अंतर्गत अपने ही मन में अपने आप को संलाप कर रहा है, यानी कि कुछ समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये उद्गार अपनी गंभीरता के बोझ से, तो वो अपनी इस गंभीरता के बोझ से कहीं ना कहीं सभी को बोझिल बना देता। बोझिल यानी कि सबके ऊपर बोझ डाल देता। उसकी जो अर्थवत्ता, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसके अर्थ में जो वैल्यू है वो उसे नष्ट कर देता है। ठीक है, अगर ये गीत होता था, क्योंकि इतना छोटा से जो काव्य खंड है, ये गीत होता है, कहीं ना कहीं एकदम बोझिल सा हो जाता है कि एकदम बोझ सा कि इसमें है क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। किंतु दो व्यक्तियों के संवाद में विभक्त होकर ये काव्य खंड अपनी एक रस्ता ही भंग नहीं करता है। एक रस्ता यानी कि एकदम एक कतार में चला आ रहा है, ऐसा नहीं है, वो उसे भंग नहीं करता है, समूचे कथ्य को विडंबनापूर्ण बना देता है। कि ये समूचे कथ्य है, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस जो है उसे विडंबनापूर्ण, एकदम ऐसी सिचुएशन में कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, वो अपने ऊपर खुद बोझ बना हुआ है, जिसमें आत्मविडंबना भी अंतर्निहित है। जाहिर सी बात है, महाभारत के सर्वनाश की त्रासदीय पीठिका में पहरियों का यह आत्मतुष्ट स्वर अपनी अगंभीरता द्वारा समूचे संदर्भ को और भी भाव गंभीर बना देता है, और इस कारण उस त्रासदी की छाया और गहरी हो जाती है। ठीक है, कवि के अनजाने ही यह काव्य खंड स्वयं कवि द्वारा अंत में स्थापित मर्यादा और आस्था की निरर्थकता नहीं तो विडंबना को उद्घाटित कर देता है। ठीक है, अंधा युग। फिर आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध के अंधेरे में, मुक्तिबोध की एक रचना है जिसका नाम है अंधेरे में। यार ये नेट के पेपर में है, सारे बैठ के पढ़ना पड़ता है, बहुत बुरी लगता है। मुक्तिबोध के अंधेरे में, जैसे भयावह नाटकीय कविता में काले बादलों को चीरकर बिजली की कौंध के सामने हल्के फुल्के संक्षिप्त प्रसंग झलक जाते हैं, जिनसे विडंबना के सृजनात्मक उपयोग का गहरा एहसास होता है। ठीक है, तो मुक्तिबोध की एक रचना है जिसका नाम है अंधा युग। उसमें उन्होंने एक नाटकीय कविता में काले बादलों की रचना की है। ठीक है, कि काले बादल है, उनको चीर कर बिजली की कौंध जो है सामने आ जाती है। ठीक है, ऐसे कुछ उन्होंने प्रसंग रखे जो कि कहीं ना कहीं उस नाटक में उनकी जो रचना है उसमें विडंबनापूर्ण स्थिति को क्रिएट करती है। तो यहाँ पे हमारी ये विडंबना खत्म होती है। देखो, हमने विडंबना में क्या क्या पढ़ा, अब मैं एक बार फिर से आपको समझाती हूँ। ठीक है, नहीं तो आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कि क्या पढ़ा दिया, ना सर है ना पैर है, कुछ समझ में भी नहीं है। सबसे पहले हमने पढ़ा विडंबना में कि आखिर विडंबना वर्ड क्या है। ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि आयरनी, जो कि एक यूनान का एक नाटक है जिसका नाम है कामदी, और उसका एक पात्र है इरोन। ठीक है, उसके आचरण और रीति संभाषण को इरोनी कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जिसके एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सुकरात है। ठीक है, उनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, और ये पाश्चात्य काव्य यानी कि पाश्चात्य काव्यों में किस प्रकार की ट्रेजेडी दिखाई जाती है, हमने वो यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने विडंबना का शाब्दिक अर्थ समझा कि विडंबना का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि एक शाब्दिक विडंबना होती है कि शब्दों द्वारा जो विडंबना वहाँ पे उत्पन्न की जाती है, जो कि भाग्य की विडंबना, कुछ ऐसे यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आए नई समीक्षा की ओर कि आखिर नई समीक्षा में विडंबना को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, हमने उसके तत्व पढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं समकालीन हिंदी में, जहाँ पे विडंबना को लेकर क्या बनाया जा रहा है कि आखिर विडंबना से हिंदी काव्य को क्या महत्व मिला, उससे हिंदी काव्य को क्या लाभ हुआ, हमने यहाँ पे ये पढ़ा। ठीक है, फिर नामवर सिंह जी यहाँ पे अपना तर्क, अपनी एक बात रख रहे हैं कि आखिर ये जो विडंबना है इसको हमने सबसे पहले अगर हिंदी साहित्य में देखा है तो कहाँ देखा है, और उसने किस तरह से हमारे हिंदी साहित्य को कैसे और ज़्यादा रोचकता से और ट्रेजेडी से भर दिया। ठीक है, जो कि दर्शकों के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षण की चीज़ें बन गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे फिर यहाँ पे छायावाद और प्रगतिवाद के टाइम के बारे में बता रहे कि उस टाइम पे कितनी हमें रचनाएं देखने को मिलती है जहाँ पे हम उनकी रचना में विडंबना देखते हैं कि उन्होंने विडंबना को बहुत ही अच्छे से बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया है काव्य में, जो कि हमारे हिंदी काव्य के लिए बहुत ही
अमूल्य निधि के रूप में आज के टाइम पे मौजूद है ना। फिर आगे वो बताते हैं नावर सिंह जी की विडम्बनापूर्ण स्थिति। वो नाटकों की यहाँ पे रचना करते हैं। यहाँ पे एक, चूँकि हमने यहाँ पे क्या नाटक के बारे में बताया, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें बताना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखा गया कि आखिर विडम्बनापूर्ण स्थिति होती क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने विडम्बनापूर्ण स्थिति को रखने के लिए धर्मवीर भारती जी का अंधर युग का एक काव्य खंड रखा है, ठीक है, मर्यादा वाला। तो यहाँ पे इन्होंने इसे रखा और इसको अपने शब्दों में, अपने वक्तव्यों में, ठीक है, अच्छे से स्पष्ट किया है कि आखिर इस काव्य में विडम्बना है कहाँ, ठीक है। दो पहलुओं के बीच में बातें चल रही हैं और वो बातें कर रहे हैं, अपनी आत्म विडम्बना को इस प्रकार से हमारे सामने, ठीक है, पाठकों के सामने रख रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ सच्ची में ये दोनों जो है, जो प्रहरी हैं, जो महल के जो प्रहरी लोग हैं, इनकी जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा एकदम ख़राब से भी ख़राब है ना। फिर हमने एंडिंग में एक और एग्जाम्पल पढ़ा मुक्ति बोध का अंधेरे में, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा ये विडम्बना ख़त्म होता है। चलो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पाश्चात्य काव्यशास्त्र का टॉपिक पढ़ेंगे। चलो टेक केयर, बाय बाय, टाटा।